हेलो बच्चों, तो चलिए आज मैं फिर से लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से एड्स टॉपिक है और कैंसर्स के बारे में। सभी लोगों को कहीं ना कहीं इसकी सही जानकारी नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें थोड़ी सी इससे सावधानी बरतने की तो जरूरत है ही, बट हमें इससे उतना डरना भी नहीं है। चलिए तो इसके एक एक चीज के बारे में हम बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एड्स है अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया था। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस कहा जाता है, इसी के नाम पे है। लोगों को बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्था भी लोगों को जागरूक करती है, कहीं ना कहीं सिर्फ चीजों को समझाने की कोशिश करती है। तो चलिए हम बताने वाले हैं कि ये जो डिजीज है आखिर फैलता कैसे है। ये खास तौर पे कहा जाता है संक्रमित रोग है। मैंने आपको रोग में 2 तरह के रोग बताए थे, एक संक्रमित और एक असंक्रमित। तो ये जो रोग है ना संक्रमित है, फैलने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इसका ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, एक एक चीज हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए आप इधर देखिए, मैंने लिखा है एड्स का फुल फॉर्म, वैसे आपको पता ही होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देख रहे हैं ये कैसी प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षक क्षमता को ना कमजोर कर देती है। देखिए यहाँ पे जो प्रतिरक्षा होता है ना उसी को ये क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। समझ रहे बात तो कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी मैंने लिखा है, नोट ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये जन्मजात नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं जन्म के बाद, जन्म से ही हो जाता है। नहीं, जन्म के बाद होने वाली ये बीमारी है ना, ये जन्मजात नहीं है। फिर आपके दिमाग में डाउट आएगा कि अगर सर मान लो कि अगर कोई बच्चे माँ के गर्भ में है तो उसको तो जन्मजात ही कहेंगे ना, उसको भी तो हो ही जाता है। हाँ, बात सही है, लेकिन जन्मजात का मतलब ये होता है दरअसल आनुवंशिक। तो ये आनुवंशिक बीमारी थोड़ी ना, उसकी माँ में पहले से वो इफेक्टेड थी तभी तो हुआ है ना, उस कंडीशन में ही हो सकता है, वैसे नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल, नोट ऑफ कॉन्जेनाइटल, ये जन्मजात नहीं है ना। बिकॉज अगर हमें पहले पता चल सकता है तो हम उस बच्चे को भी बचा सकते हैं उस भयानक सी बीमारी से। चलिए, बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाती है तो पूरे जीवन काल तक रहती है। इसका अभी तक कोई प्योर क्यूरेबल इलाज नहीं है ना। आप चाहेंगे कि नहीं ये पूर्ण रूपेण ठीक हो जाए, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर ये HIV और एड्स में क्या अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, HIV का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। एड्स, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा जाता है, इसको रेट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में ना जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने लगता है। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया मैंने आपको जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं बता रखा है। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा आपको, है ना। मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, ये सारा चीज सब पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी बस समझो, जैसे मैं वहां पे आपको मैं एक चीज बता दूं, डीएनए से जो डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसको रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनती है, उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बन रही है ना, इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इस वायरस के केस में क्या होने लगता है, आरएनए से डीएनए बनने लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रेट्रोवायरस कह देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अच्छा चलिए अब हम बताते हैं कि आखिर ये जो बीमारी है फैलती कैसे है। एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला चीज, यहाँ पे एक चीज लिख रखा है, बाई सेक्सुअल कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है, समझ रहे बात को ना, तो चांसेस है कि उससे भी उसको फैल सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट नॉर्मल है, दूसरा अगर अफेक्टेड है, अगर उसका ब्लड बिना चेक किए हुए अगर किसी और को चढ़ा दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, उसको वो फैल सकता है बीमारी। दूसरा नंबर पे, शेयरिंग ऑफ नीडल्स। पहले के समय में क्या होता था कि डॉक्टर्स लोग, पहले आपने देखा भी होगा कि शीशे का ग्लास वाला इंजेक्शन आता था, और उस समय जो डॉक्टर्स लोग हैं एक ही इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिए जाते थे, इंजेक्ट कर देते थे पेशेंट के, तो उसमें चांसेस सबसे ज्यादा थी कि ये फैले।
बट अभी के समय में अब हर डॉक्टर लोग, आपको पता है कि अब डिस्पोजल वेन करके आ गया है, या बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, अब प्लास्टिक के सिरिंज और नीडल आ गया है, तो उसको एक बार यूज करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। अब कोई भी यूज दोबारा उसका नहीं करते, रीयूज नहीं करते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं बचाव धीरे धीरे बढ़ते चला गया है, तो रोगों को कहीं ना कहीं इस सब चीजों से रोकथाम हुआ है। यहां पे देखिए एक चीज और दिया है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स हर चाइल्ड, बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, मैंने भी यही बात आपको अभी समझाया। फ्रॉम, अगर मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड मदर है, समझ रहे बात तो कि नहीं, उस चाइल्ड में फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी चांसेस क्या है, उसको भी हो जाए। समझ रहे बात हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, अभी भी बच्चे को डाउट होता है, कुछ बात ये भी डाउट होता है कि सर अगर मान लीजिए कि अगर उसके साथ हम घूमेंगे तो हमको भी हो जाएगा। नहीं, घूमने उमने से नहीं होता है, ना ही उसके साथ बैठकर खाने से होता है। बच्चे को एक डाउट और होते हैं, सर कहा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर वो दाढ़ी बनाने जाता है ना, नाई के पास जाता है, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए उसी ब्लड से जो इन्फेक्टेड पर्सन है फिर नॉर्मल पर्सन को भी अगर कर दिया जाए तो सर उससे तो हो जाएगा। हाँ, उससे बहुत चांसेस रेयर है। उसका कई के कारण है, मैं आपको एक दो कारण बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होता है वो संलग्न जोड़ी वाले होते हैं, कनेक्टिंग लिंक वाले होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के। तो ये जो एयर में जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये अपने आप को निर्जीव निरूपित कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी शरीर में जाता है तो ये सजीव की तरह बिहेव करने लगता है। वही बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नाई अगर दाढ़ी बनाता है तो ऐसा नहीं है एक को काटा उसके बाद दूसरे को भी जाके वो ऐसी करने लगता है। नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होती। कुछ ना कुछ माइनर सेकेंड या मिनट तो लेते हैं ना, तो एयर के कांटेक्ट में ब्लड आया ना या ब्लेड आया ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, वो वायरस अपने आप डेड हो जाते हैं। तो चांसेस बहुत रेयर होते हैं उस कंडीशन में कि किसी को फैले इससे। फिर बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट होते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर कोई मच्छर काट लिया तब, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काट लिया और फिर वही अगर दूसरे को काट लिया तब, तो उससे तो हो जाएगा। नहीं, उससे भी नहीं होता है, ये भी दिमाग में एकदम रखे, उससे नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो मालूम चलता हर यहाँ का लोग ना, क्योंकि मच्छर सब इतने ज्यादा है कि हर लोगों को ये HIV पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे नहीं फैलता है भाई, ऐसे नहीं। इसका भी कई कारण है, मैं आपको एक दो कारण बताता हूं। अगर मान लीजिए किसी इंसान को वो मच्छर काटा, तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से वो दूसरे को काटने चला जाए, अब फिर भी जाता है, लेकिन जाने के बावजूद आप एक चीज देखिएगा, वो एयर के कांटेक्ट में आया ना, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ऐसा नहीं है, वो अपने आप डेड हो जाता है। फिर दोबारा अगर किसी को काटता है तो चांसेस एकदम रेयर है, नहीं होने के बराबर है, नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो हर आदमी HIV पॉजिटिव हो जाता है, फिर तो समझ रहे बात हो ना। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मच्छर आपको पता है हर जगह है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी होता है कि सर उसके साथ अगर हम घूमने फिरने जाएंगे, है ना, रहेंगे, साथ में रहेंगे, उठने बैठने, इस सब से नहीं होता है। सिंपल सी बात समझो, ये जो खास तौर पे फैलता है फ्लूइड के कारण। अगर फ्लूइड का कांटेक्ट हुआ तो फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड अगर सैंपल गिर गया आपके शरीर पे या कुछ ऐसा हो गया, मैंने क्या कहा, फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैलता है ये, विदाउट फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ये नहीं फैलता। तो ये लोगों के दिमाग में पहले से बहुत गलत धारणा थी, ये हो जाएगा हो जाए, लेकिन आप एक सही जानकारी को जानो, है ना, जरूरी है। चलिए तो आप, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, है ना, फ्लूइड के कांटेक्ट में ओनली स्प्रेड बाय, सॉरी, ओनली, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्प्रेड बाय फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से होता है, पहली बात। दूसरा नंबर पे एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं आप, इसका अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कितने साल का होता है इंक्यूबेशन पीरियड? ज्यादा नहीं होता है ये, मात्र सॉरी बहुत ज्यादा होता है ना, लगभग कितने होते हैं, 3 से 5 ईयर के होते हैं। आप सोच सकते हो कि 3 से 5 साल में लोगों को जब तक पता चले तब तक तो ये शरीर के T हेल्पर सेल को तो धजिया उड़ा देता है। आपको पता है ये हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षक क्षमता होता है ना, T हेल्पर सेल, उसी को खत्म कर देता है। इसीलिए तो इसको कहा जाता है इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। समझ बात हो ना, हमारा जो रक्षा करने वाला जो सेल होता है, समझ बात। आपको पता है कि लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको हेल्थ में पढ़ाया था, एक T लिम्फोसाइट और एक B लिम्फोसाइट। तो T हमारा काम क्या करता है, प्रतिरक्षक का काम करता है, उसी को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, एकदम धजिया उड़ा देगा। समझ रहे बात हो ना। तो
अब मान लीजिए उसी को खत्म कर दिया जो आपकी हेल्प कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है, आपकी शरीर का मदद कर रहा है, तो इंसान को तो होना ही है, तब हर तरह की बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखें। अच्छा, इसकी अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका एक सिंपल सा है, याद रखिए, इलाइजा टेस्ट होता है। कौन सा? इलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट एसेस कहा जाता है। ये टेस्ट है, एड का टेस्ट है। ये टेस्ट अच्छा टेस्ट माना जाता है। अच्छा, आप नॉर्मल टेस्ट अगर करवाने जाओगे ना ब्लड का, तो कभी कभी ना आपको निगेटिव दिखा देगा, बट यही तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका जो पैथोजन है ना 4 से 5 साल में पते चलता है। तब तक इंसान को जब तक पता चले तब तक उसको तो एकदम तहस नहस कर देता है। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? तो जब भी इस सब चीजों का टेस्ट कराने जाए तो इलाइजा टेस्ट कराए, ये सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है। समझ रहे बात तो ना? तो ये सारी प्रॉब्लम है इस एड्स की। चलिए, यहां पे एक चीज और हम देख रहे हैं, HIV इंटर्स इन बॉडी। बॉडी में जैसे ही इंटर करता है उसके बाद इंटर द हेल्पर टी सेल। अभी मैंने वही बात बोला, ये किसको अटैक करेगा? हेल्पर टी सेल को अटैक करेगा। देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई इन द माइक्रोफेज HIV फैक्ट्री, मल्टीपल TH इन्फेक्टेड, TH डिस्ट्रॉयड। जो टी हेल्पर सेल है ना उसको एकदम धजिया उड़ा देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद देखिए, डिक्रीजेज इन नंबर ऑफ TH सेल्स। समझ रहे बात? TH सेल का होने लगेगा, घटने लगेगा। इम्यूनिटी डिक्रीजेस, इम्यूनो डिफिशिएंसी, और लोगों को क्या होने लगेगी, यानी कि उसका जो प्रतिरक्षक क्षमता है, जो बचाने वाला है, वही कमजोर हो जाएगा। समझ रहे बात हो ना? उसके बाद देखिए, उस इंसान को एड्स हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू से ही बोल रखा है कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का जड़ है। ये आपके शरीर को इतना कमजोर बना देता है ना, कि इतना कमजोर बना देता है कि हर तरह की छोटी बीमारी, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, हर तरह की बीमारी आपके शरीर में हो जाएगा। तो ये इसीलिए इतना खतरनाक है। चलिए आइए, इसके बाद इन्फेक्टेड बाय, देख रहे हैं, माइक्रोबैक्टीरियम, टैक्सोप्लाज्मा, वायरस, फंगी, ये सारी तरह की बीमारियां इंसान में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। समझ रहे बात तो कि नहीं? चलिए, तो मैंने जहां तक हो सका आपको एड्स के बारे में एकदम डिटेल में बता दिया है। चलिए, तो आप इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, है ना। आप इसका चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा कैंसर पे। अच्छा, यहाँ पे ये बीमारी तो फैलने वाली बीमारी थी, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है ना। ये फैलने वाली नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं संक्रमित रोग, इसको असंक्रमित कहते हैं। असंक्रमित रोग है ना, असंक्रमित रोग है। आप ध्यान रख सकते हैं, असंक्रमित। मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि अभी के समय का सबसे खतरनाक डिजीज कह सकते हैं असंक्रामक में। भाई इतनी खतरनाक होती है कि हर कोई, आप कहीं भी चले जाइएगा तो या अगर आप वर्ल्ड ओवर में बात कीजिएगा तो यहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट है ना। ये देखिए, असंक्रमित है तभी कितना खतरनाक है, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, डेवलपिंग ड्यू टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? एक केमिकल का स्त्रावन करता है जिसके कारण ये फैलता है। समझ रहे बात हो ना? एक रासायनिक पदार्थ होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है। देखिए, दो तरह के होते हैं खासतौर पे, प्रोटो ऑन्कोजन और ऑन्कोजन। प्रोटो ऑन्कोजन के कहते हैं हम नॉर्मल सेल कहते हैं, और ये ऑन्कोजन जो होता है ना उसको कैंसराइज्ड सेल कहते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो होता है इनहिबिट करने का काम करता है, ये प्रोटो ऑन्कोजन, और ये डोंट फॉलो कांटेक्ट इनहिबिशन डिवाइडेड द ट्यूमर, यही जो है ट्यूमर का निर्माण करता है। ऑन्कोजन जो होता है ना, केमिकल का स्त्रावन करता है, यही ट्यूमर का निर्माण करता है। आपको एक चीज जानकर थोड़ा सा अतरज लगेगा कि ये दो तरह के होते हैं। ये भी एक बेनिग्नाइन ट्यूमर कहते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। हिंदी में उसी का नाम है सुगम और दुर्गम नाम है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, जो बेनिग्नाइन ट्यूमर है, ये ट्यूमर खास तौर पे आपके लिए या किसी के लिए खतरा नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत ही खतरनाक है। ये मेटास्टेसिस करता है और ये सेल का डिवीजन इतना ज्यादा करने लगता है, समझ रहे बात हो कि नहीं, और धीरे धीरे ये आपके शरीर के लिए बड़ा ही खतरा बन जाता है। यही कैंसर आपके शरीर में क्रिएट कर देता है। किसी भी पेशेंट के शरीर में अगर कैंसर क्रिएट करता है तो यही मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये तो नॉर्मल केस में ट्यूमर हो जाता है। आप देखते होइएगा कि अगर कोई काम करते होइएगा तो आपके हाथ में गांठ बन जाता है, तो ये भी एक प्रकार का ट्यूमर है, बट ये आपको कोई इफेक्ट नहीं करता है ना। लेकिन ये बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का साधारण सा मतलब होता है कैंसर एजेंट, यानी कि कैंसर आखिर कैसे कैसे फैलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन बोलते हैं। अच्छा, ये भी 3 तरह से होता है खास तौर पे। पहला फिजिकल, केमिकल्स और बायोलॉजिकल। तो मैं एक एक करके बताता हूं फिजिकल क्या है। फिजिकल में 2 तरह के रेडिएशन होते हैं, एक आयोनाइजेबल रेडिएशन होते हैं, एक नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, एक
आयोनाइजेबल होते हैं और एक होते हैं नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल आप देख सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल है। चलिए मैं ब्लैक पेन से ही लिख देता हूं, ब्लू से लिख देता हूं। देखिए आयोनाइजेबल का मतलब हो गया एक्सरे, और यहां पे हो जाएगा गामा रे। गामा रे ये दोनों के दोनों रे खतरनाक रे उतने नहीं होते हैं जितना कि यूवी रे होता है। यूवी रे। अच्छा आपको ये बात जानकर अचरज होगा कि इससे भी कैंसर हो जाता है, तभी तो जो एमबीबीएस डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, देखिएगा छोटे बच्चे को ना कहेगा कि एक्सरे ज्यादा नहीं करवाइए, है ना। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये भी एक कार्सिनोजन है, इससे भी कैंसर क्रॉस हो सकता है। अगर छोटे बच्चे का आपको पता है कि स्किन बड़ी ही मुलायम होते हैं, अगर बार बार उसका स्कैनिंग किया जाए, एक्सरे डाला जाए उसके शरीर पे, तो चांसेस है कि उसका स्किन जो है खराब हो जाए, उसको कैंसराइज हो जाए। समझ रहे बात हो ना। अब देखिए यहाँ पे एक्सरे को आयोनाइजेबल कहा जाता है, गामा रे। आपने कभी करवाया भी होगा, किसी का हाथ वगैरह टूट गया होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा, तो स्कैनिंग करने के लिए ले जाया जाता है। तो ये है। अब यहाँ पे यूवी रे की बात करते हैं, नॉन आयोनाइजेबल, ये तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो आपका जो सूर्य है ना, सूर्य से जो परावैंगनिक किरण आते हैं, है ना, उसी को हम यूवी रे कहते हैं। आपको पता है कि हमारा एक आवरण है जिसको हम ओजोन आवरण कहते हैं, वो पर्सनली बचाने का काम करता है, जिसके कारण हमारे शरीर पे वो ना नहीं आ पाता है। अगर वो आ जाए ना तो हमारे शरीर के लिए बड़े ही हार्मफुल है, वो डायरेक्ट आपके स्किन को डैमेज कर देगा, कैंसराइज कर देगा। समझ रहे बात तो कि नहीं। तो इस रूप में ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, तो इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सबसे ज्यादा जो अपना ओजोन लेयर है डैमेज हो रहा है, किससे जानते हो आप? खास तौर पे जो हम लोग पॉल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं उससे, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल्स। हम केमिकल की क्या ही बात करें। देखो खास तौर पे जैसे में मान लो टबैकोस यूज करते हो, है ना, या स्मोकिंग कोई करता है, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा ये सब खाना, इस सारा स्टेज जो आता है केमिकल्स में आता है। आपको क्या लगता है कि वो जो शिखर हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, उसमें बड़े ही खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। वो खास तौर पे अगर मान लो कि अगर आप लेते हो तो वो खास तौर पे ना आपका लंग कैंसर कर देगा, है ना, किडनी में कैंसर फैला देगा, लिवर में जाने देगा। समझ रहे बातों की नहीं। तो इस तरह की हर तरह की आप अभी देखते होइएगा कि आदमी की ना बीड़ी पी रहा था, ना सिगरेट पी रहा था, तो ये उसको कैंसर हो गया। सुने है कि नहीं सुने हैं? लेकिन वो कैसे हो जाता है जानते हैं? उसका कारण ही फिजिकल वाला है, उसने एक्सरे ज्यादा या यूवी रे, समझ रहे बात, तो इससे भी हो जाता है। बहुत सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उससे भी खास तौर पे इंसान को फैल सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही खाए तो उसको हो, समझ रहे बात ना। तो हमें हर तरह से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करने चाहिए, बचाव करने चाहिए। अच्छा इसमें आ जाएगा आपका, है ना, केमिकल्स में अभी मैंने बताया ना आपको, स्मोकिंग आ जाएगा, स्मोकिंग आ गया। दूसरा नंबर पे क्या आ गया? टबैकोज हो गया, है ना। इससे है ना लंग्स कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर लिख लीजिएगा आप लोग, लंग्स कैंसर। चलिए अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल में दो तरह का है, प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल और प्रेजेंट इन ऑन्कोवायरस सेल, ये भी दो तरह से होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वैसे कल हम आपको लिखा भी देंगे, जरा सा हम आपको बताते हैं कि इसका डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ना। खास तौर पे इसके अगर हम डिटेक्शंस की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं, बायोप्सी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, समझ रहे बात हो रहा है। इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इसका डिटेक्शन करते। एक और है रेडियोग्राफी हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सारे नाम है। मैं आपको सारे चीज बता दूंगा कि आखिर इससे ना हम कैंसर की जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं है। अच्छा मैंने आपको डिटेक्शन की बात बता दी है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट की भी बात बता देता हूं। कल मैं एकदम बढ़िया से लिखा दूंगा, अब चिंता मत करो, है ना। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो खास तौर पे ट्रीटमेंट भी बहुत सारा ग्राफी है, रेडियोग्राफी सर्जरी करके, समझ रहे बात नहीं, और भी बहुत सारा नाम सब है, सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, ये सारा नाम सब है। तो आप एक एक नाम सब ध्यान रख सकते हो। चलिए तो आज तो मैं यहीं तक बताने वाला हूं। चलिए अगले दिन मैं आपको जो भी ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, उसके बाद सर्जरी के बारे में बताया है, समझ बात हो, डायग्नोसिस के बारे में बताया है, तो वो सारे चीज को मैं आपको अगले दिन लिखा दूंगा। चलिए धन्यवाद।